सुबह एक नई उमंग लाती है। मुश्किलें तो आती हैं पर कभी न थकाती हैं। अगर हो साहस खुद में तो कठिन परिस्थितियां भी खुद ही हार जाती हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। व्यक्ति चाहे तो आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिखती हैं। इसलिए मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना चाहिए। अगर अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे, उसकी राह देखने की कोशिश करेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन श्रावण मास, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी सोच की शक्ति। इस शक्ति को और बढ़ाइए, अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाइए। उत्तमैः सह सांगत्यम, पंडितैः सह सत्कथाम, अलुब्धैः सह मित्रत्वम, कुर्वाणो नावसीदति। उत्तम व्यक्तियों की संगति, विद्वानों के साथ सत्संवाद तथा निस्वार्थ और निर्लोभी व्यक्तियों के साथ मित्रता करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। A person who keeps the company of noble people, engages in meaningful discussions with learned individuals, and maintains friendships with selfless and unselfish people, never remains unhappy. भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के दर्शन और अध्यात्म के साथ शरीर, मन और आत्मा के विकास की अद्भुत विधाएं भी विकसित की गई हैं। ऐसी ही एक विलक्षण युद्ध कला है कलरी पट्टू, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स के रूप में माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित युद्ध कला की परंपरा से जुड़ी ये कला आज स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त माध्यम बन चुकी है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्र और शस्त्र दोनों को समान महत्व दिया गया है और दर्शन, अध्यात्म के साथ ही शरीर, मन तथा आत्मा के विकास की अद्भुत विधाएं भी विकसित की गई हैं। ऐसी ही एक विलक्षण युद्ध कला है कलरी पयट्टू, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित युद्ध विद्या की परंपरा से जुड़ी ये कला वर्तमान में स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रसार का सशक्त माध्यम बन चुकी है। केरल की धरती पर विकसित हुई कलरी पयट्टू एक प्राचीन युद्ध कला है। साथ ही ये अनुशासन, साधना और आत्म संयम का विज्ञान भी है। कलरी का अर्थ है अभ्यास स्थल और पयट्टू का अर्थ है युद्धाभ्यास, यानी कलरी पयट्टू का अर्थ हुआ युद्ध कला का व्यवस्थित अभ्यास। शास्त्रों में युद्ध विद्या का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। धनुर्वेद, जिसे यजुर्वेद का उपवेद माना गया है, शस्त्र संचालन, युद्ध नीति और सैनिक प्रशिक्षण का विस्तृत वर्णन करता है। वहीं महाभारत और रामायण में भी युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण का व्यापक वर्णन मिलता है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में शरीर को साधना का साधन माना गया है। कठोपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, जो मनुष्य को जागृत होकर उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। और यही भाव कलरीपयट्टू के अभ्यास में भी दिखाई देता है, जहां शक्ति के साथ संयम, साहस के साथ विनम्रता और गति के साथ संतुलन का अभ्यास कराया जाता है। कलरीपयट्टू का प्रशिक्षण शरीर की लचक, संतुलन, सहन शक्ति, एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता को विकसित करता है। यही कारण है कि आज इसे आत्मरक्षा की कला के साथ समग्र स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास की प्रभावी पद्धति के रूप में भी अपनाया जा रहा है। कलरीपयट्टू परंपरा की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए भारत सरकार और केरल सरकार कलरीपयट्टू के संरक्षण और प्रसार प्रचार के लिए विभिन्न प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक महोत्सव और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय युद्ध कला की पारंपरिक धरोहर कलरीपयट्टू को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए केरल के त्रिशूर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गुरुवायूर परिसर में 10 दिवसीय कलरीपयट्टू कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में पारंपरिक भारतीय युद्ध कला का उत्साह देखने को मिला, जब वहां युवा प्राचीन युद्ध कला सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल्यों से भी जुड़कर उत्साहित दिखाई दिए। त्रिसहस्रादपि वर्षेभ्यः पूर्वं विद्यमानः अयम् अभ्यासः कलरीपयट्टू माध्यमेन केवलं शारीरिकस्वास्थ्यम् इति न, अपरस्य हानिः भवेत् इति न, आध्यात्मिक उन्नतिः अपि एतस्य सहायेन संभवति इति अस्य उद्देश्यं वर्तते। प्रख्यात अगस्त्यम कलरी तिरुवनंतपुरम के प्रशिक्षक आसन सी अमल के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को कलरीपयट्टू की मुद्राएं, संतुलित पद संचालन, आत्मरक्षा की तकनीकें और शारीरिक अनुशासन का प्रशिक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ बाहरी प्रतिभागियों सहित लगभग 30 युवाओं ने इस कार्यशाला में उत्साह से भाग लिया। In this workshop, we are actually able to make them experience what is actually Kalari, and that's we are actually mainly focusing on the movements and everything, including the maypet, the body flexible structure, some chuvada like the four direction attack and defense movements and everything, the little sparring sessions and everything, and basically the students are actually enjoying this. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यशाला भारत की प्राचीन युद्ध कला को संरक्षित करने के प्रयास के साथ आधुनिक पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा, अनुशासन और आत्मरक्षा के संस्कारों से जोड़ने की एक सार्थक पहल भी है। कलरीपयट्टू युद्ध कला हमें संदेश देती है कि वास्तविक विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने भय, आलस्य और असंयम पर विजय पाने में है। शास्त्रों से प्राप्त ये प्राचीन युद्ध विद्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और चरित्र को भी सशक्त बनाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा की ये अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में कई ऐसी विद्याएं वर्णित हैं जो न सिर्फ शारीरिक बल को बढ़ाती हैं बल्कि स्वस्थ रखने का भी अच्छा माध्यम है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हाथों में कंपन, कदमों में धीमापन और शरीर में जकड़न, क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का संकेत है या फिर शरीर दे रहा है पार्किंसंस डिजीज का अलर्ट?
पार्किंसन रोग एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो धीरे धीरे व्यक्ति के मूवमेंट, बैलेंस और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। आइए इसके विषय में जानकारी बढ़ाते हैं और आज आपको पार्किंसंस डिजीज से राहत और बचाव के कुछ प्रभावी उपाय बताते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार है जिसकी संभावना उम्र बढ़ने के साथ अधिक होती है। पार्किंसंस रोग होने पर व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या होती है। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। अधिक आयु, मस्तिष्क में चोट और कई अन्य कारकों से इसकी संभावना बढ़ जाती है। पार्किंसन रोग से प्रभावित होने पर व्यक्ति के हाथ में कंपन, चलने और बोलने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। पार्किंसन रोग से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल उपाय। ट्रेमर यानी कंपन हो या मूवमेंट में चेंज, अर्ली एक्शन और नियमित योगाभ्यास से जिंदगी को आप दे सकते हैं बेटर रेंज। महत्वपूर्ण है हम ऐसे अभ्यास करें जो एक तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करें यानी हमारी स्पाइन और ब्रेन पर, और दूसरा जो हमें थोड़ा सा आत्म नियंत्रण प्रदान करें। तो इसमें हम दो बहुत सरल से अभ्यास लेते हैं। पहला लेते हैं योग मुद्रा का अभ्यास, और योग मुद्रा के अभ्यास के लिए इस तरह से आप पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, और जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। तो इस स्थिति में बैठना, हाथों को पीछे मिला लेना आपस में, जैसे हम ऐसे हाथ आगे से पकड़ते हैं ऐसे पीछे से पकड़ लिया। अब इस स्थिति में आकर के बॉडी को हम जरा सा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को या नासिका को या चिन को अपने घुटने से छूने का प्रयास करना। सांस भरते हुए वापस आ गए। अब बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नासिका को या चिन को या माथे को घुटने से छूने का प्रयास किया, सांस भरते हुए वापस आ गए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना। नहीं छू पाए तो जितना आराम से आगे जा सकते हैं उतना गए, सांस भरते हुए वापस आ गए। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। ये बहुत सरल सा अभ्यास आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, योग मुद्रा का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। सुगम लेंगे थोड़ा सा इसे। तो इसमें हम सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे, और फिर चिन को घुटने से छूने की कोशिश, सांस भरते हुए वापस आ गए। इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए इसे हम दूसरे पैर से दोहराएंगे, सांस भरते हुए वापस। ये याद रखें कि जब भी इसे शुरू करेंगे दाएं से ही शुरू करना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट लेग। फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया और वापस आ गए। इसको पूरा, ये एक राउंड था, आप इसे 3 बार रिपीट कर लें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीमी हुई चाल तो ध्यान लगाएं, पार्किंसन रोग के संकेतों को समझ जाएं। इस रोग के प्रभाव से बचने के लिए ऐसा आहार खाएं। आयुर्वेद में पार्किंसन डिजीज की तुलना कम्पवात से की जा सकती है। ये वृद्धावस्था में धातु क्षय और वात रोग की अधिकता के कारण होती है। तो ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो वात दोष का सामंजस्य बनाए रखें। जैसे अनाज में मोटे अनाज और अनपॉलिश्ड अनाज जैसे गेहूं है, ज्वार है और चावल है, इनका सेवन करना चाहिए। और सब्जियों के अंदर मौसमी ताज़ा सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे टिंडा है, तुरई है, घिया है और कद्दू है, पेठा है, इनका सेवन करना चाहिए। और सलाद के रूप में गाजर, चुकंदर, पालक, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और फलों के अंदर अनार है, आंवला है, सेब है, नाशपाती है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और ड्राई फ्रूट और बीजों की बात करें तो उसके अंदर मुख्य रूप से अखरोट है, बादाम है, बीजों के अंदर अलसी है या कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट को भिगो करके ही सेवन करना चाहिए या इसका दूध के साथ मिश्रण बना करके प्रयोग किया जा सकता है। मोटी दालें जैसे चना, छोला, राजमा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
और सब्जियों के अंदर बैंगन है, गोभी है, आलू है या ज़मीन में नीचे उगने वाले कंद है जो वात का वृद्धि करते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ मेद्य रसायन बताए हैं जिनका नियमित रूप से प्रयोग करने से पार्किंसन डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करने में मदद मिलती है, जैसे ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है या गिलोय है, जो हर घर में अवेलेबल हो जाता है। ब्राह्मी मंडूकपर्णी का शरबत बना करके प्रयोग किया जा सकता है या गिलोय के स्वरस को नियमित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। 7 से 8 घंटे की निद्रा का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बना रहे। पार्किंसंस डिजीज का नाम सुनकर डरना नहीं, राइट केयर करना, लेकिन रुकना नहीं, करना इन औषधियों का प्रयोग जो करेंगी पार्किंसन रोग से जुड़ी सभी समस्याओं को सही। पार्किंसंस डिजीज, इसमें अक्सर जो है हाथों में कंपन होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं बनता, बॉडी की मसल्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है और बोलने में भी जो है स्लरी स्पीच अक्सर देखने को मिलती है। रोग डिफ़िकल्ट है। आयुर्वेद में कंप वात और वात औषधियों के अंतर्गत इसको जो है हम लेते हैं और मुख्य रूप से वात की चिकित्सा इसमें की जाती है। तेल से मालिश करना चाहिए। पंचकर्म की चिकित्सा इसमें बहुत लाभ करती है। तो अगर आप पार्किंसंस से पीड़ित हैं तो पंचकर्म चिकित्सा अवश्य कराएं। उसमें कई प्रकार की थेरेपीज़ की जाती हैं। मेडिकेटेड एनिमा, जिसको बस्ती थेरेपी कहते हैं, वो भी दिया जाता है। औषधियों की बात करें तो अश्वगंधारिष्ट अच्छा है, क्योंकि अश्वगंधा से नसों को ताकत मिलती है। बलारिष्ट बहुत अच्छा है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। गोल्ड का एक योग आता है बृहतवात चिंतामणि रस। गुग्गुल के कई प्रकार के योग आते हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, काढ़ा है, महारासनादि क्वाथ। रासना जो है वात शमन के लिए बहुत अच्छी है। दशमूल का काढ़ा या दशमूलारिष्ट, ये भी आप सेवन कर सकते हैं। तो औषधियाँ काफ़ी सारी हैं। हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है, क्योंकि वो आपकी स्थिति, आपकी कौन सी स्टेज है, कौन सा दोष है, आपका जो है पाचन किस तरह का है, आपको नींद कैसी आ रही है, तमाम चीज़ें देख करके फिर हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक पूरा मेडिसिन का वो बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और उसी से आपको लाभ मिलता है। और याद रहे, औषधि के साथ साथ प्रॉपर खाना पीना बहुत ज़रूरी है। वात वर्धक भोजन नहीं खाना है, बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, करारी, सूखी चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना है। रात को देर तक नहीं जगना है। नियमित रूप से जितना हो सके एक रूटीन बना करके, दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, वो करना है। पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे पार्किंसन रोग के होने की संभावना को कम किया जा सके। आज आपने जाना, योग मुद्रा का अभ्यास, पवन मुक्त आसन करना लाभकारी है। नियमित योग अभ्यास करने से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। पार्किंसंस रोग से बचाव में उपयोगी है योग। मोटे अनाज और मौसमी सब्जियों का सेवन करें। आंवला, अनार, सेब और नाशपाती खाना लाभप्रद है। ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर या दूध के साथ खाएं। वातवर्धक आहार जैसे चने, छोले, राजमा, बैंगन, गोभी से परहेज करें। अभ्यंग यानी तेल से मालिश करना लाभकारी है। पंचकर्म की बस्ती चिकित्सा कराना उपयोगी है। अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, बृहतवात चिंतामणि रस का सेवन उपयोगी है। गुग्गुल, महारासनादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ और दशमूलारिष्ट का सेवन उपयोगी है। मूवमेंट की स्पीड अगर होने लगे लो, वार्निंग को समझिए, डोंट जस्ट गो विद द फ्लो। अपने जीवन में हाथों के ट्रेमर्स को न करें डिले, क्योंकि ये स्टेप आपकी जिंदगी को कर सकता है प्रभावित। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड राइट केयर ही है स्मार्ट वे। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को
सदा ही याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं जीवन अपनी गति से चलता है, इसलिए नाम और पहचान भले ही छोटी हो लेकिन स्वयं की होनी चाहिए। ये जीवन है, यहाँ अगर गिरेंगे नहीं तो फिर उठेंगे कैसे, अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, और अगर बिखरेंगे नहीं तो फिर खुद को निखारेंगे कैसे। आज का पल चाहे थोड़ा मुश्किल है लेकिन बेहतर कल होगा। अगर मन में हो विश्वास और साहस तो जैसा है आज उससे बेहतर कल होगा। ये है जीवन का ज्ञान। और अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं, जान लेते हैं अपने संस्कृति की पहचान। संस्कृत के विषय में आप लीजिए संस्कृत का ज्ञान और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां। प्रत्यक्षतः भवतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवमानः अहमस्मि आगतः दैनन्दिनानुगुणं नारायणदत्तमिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि दैनन्दिनानुगुणम बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकर उन शब्दों से बने कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, जिससे हम अशुद्ध उच्चारण व लेखन से रह सकें दूर। तो आरंभ करते हैं ऐ इस अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सैन्य या सैन्यम, इस शब्द में ऐ अक्षर का है प्रयोग, और आप जान ही चुके हैं कि सैन्य या सैन्यम में ऐ इस अक्षर का शुद्ध उच्चारण करना होता है आवश्यक, अर्थात सैन्यम को सैन्यम इस रूप में हमें नहीं उच्चारित करना है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषानुरागियों, विशेष रूप से संस्कृत अनुरागियों को ज्ञात है ही। तो सैन्यम इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके, एतदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीयम सैन्य बलम जगति प्रसिद्धम, अर्थात भारतीय सैन्य बल संसार में प्रसिद्ध है। सैन्य बले समाप्ते कूटनीति प्रयोक्तव्या, अर्थात सैन्य बल के समाप्त होने पर कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। दैवः न करोति साहाय्यम अलसानाम, अर्थात दैव या भाग्य आलसी लोगों की सहायता नहीं किया करता, इसलिए कहा गया है दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, अर्थात दैव या भाग्य को परे रखकर आत्मशक्ति के साथ पौरुष या श्रम करो। वैसे कई बार प्रकृति ऐसा कुछ कर जाती है कि हम दैव या भाग्य को भी नकार नहीं पाते, जैसे प्राकृतिक आपदा या विपदा जैसी चीजें जो घटा करती हैं, उसके लिए संस्कृत में प्राकृतिक इस शब्द की अपेक्षा दैवी आपदा या विपदा यह प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे भूकंपः दैवी आपद,
अथवा आपदा आहोस्विद विपदा इति उच्यते। अर्थात भूकंप को दैवी आपदा या विपदा कहा जाता है। तो इन वाक्यों में दैवः, दैवम और दैवी इन शब्दों का प्रयोग आपने सीखा। वस्तुतः इन शब्दों के उच्चारण में ऐ इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ ऐ का उच्चारण ए इस अक्षर के रूप में नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ बात शुद्धता की है। तो दैव के उच्चारण में ऐ के स्थान पर यदि हम उच्चारण ए कर दें तो देव यह शब्द सुनाई देगा। और आप जान चुके हैं कि देव का अर्थ होता है ईश्वर और दैव का भाग्य। इसी तरह से दैवी इस शब्द के ऐ अक्षर का यदि अशुद्ध उच्चारण कर दिया जाए, अर्थात ऐ को ए के रूप में कहा जाए, तो दैवी के स्थान पर देवी यह शब्द शुद्ध होगा। और आप समझते ही हैं कि देवी और दैवी इन दो शब्दों के अर्थों में पर्याप्त अंतर है। तो आज आपने ऐ इस अक्षर से बने शब्दों को लेकर कुछ वाक्यों का किया है अभ्यास। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम लौटेंगे इसी तरह कुछ अन्य वाक्यों के अभ्यास के साथ। तावत् अनुमतिः देया भवद्भिः पुनरागमनाय। नमो नमः। महीने का आखिरी